Unacademy. Let's crack it. तो आज का ये जो टॉपिक है बॉलीवुड मूवीज एंड मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, तो पहले तो सर मतलब हाउ डिड यू कम अप विद सच आइडिया कि ये टॉपिक लेना है? Thank you sir for giving me this opportunity. और ये एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन था दैट मुझे सर किसी ऐसे इंटरव्यू में आते आते किसी ने थॉट प्रोसेस शेयर किया। उन्होंने बोला कि जो मूवीज होती है, जो बॉलीवुड मूवीज होती है, दे आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ टाइम्स जो इस टाइम पर हो रहा है, जो समाज में हो रहा है। तो किसी ने उसको सवाल पूछा था कि आप लोग ऐसी मूवीज क्यों नहीं बनाते हो जिसमें सोशल मैसेज हो, आजकल ऐसी मूवीज क्यों बन रही है जिसमें पार्टीज दिखाई जा रही है या समथिंग लाइक दैट। ही आंसर्ड वेरी वेल। ही सेड समाज में आज ऐसा हो नहीं रहा, और क्योंकि ऐसा समाज में हो नहीं रहा तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब है कि हमको वो मूवीज में दिखाया नहीं जा सकता, कोई देखेगा ही नहीं आज की डेट में। तो मुझे ये बिल्कुल रिफ्लेक्ट किया, सिंस आई हैव बीन आर्डेंट बॉलीवुड फैन। मैंने कहा यार ये बात तो बिल्कुल सच है। 1950s 1960s में ज्यादातर लैंड रिलेटेड मूवीज बनती थी सर। आपको ये बिल्कुल सही, जैसे मदर इंडिया पूरी मूवी सर इसी बात पे है कि जागीरदारी सिस्टम था, जमींदारी सिस्टम था। ये इसमें जो हीरोइन दिखाई गई, इनके दो बेटे दिखाए गए, और इनके दो बेटे में राजेंद्र कुमार और सुनील दत्त दिखाए गए। कैसे स्ट्रगल हो रहा है जमीन का, लैंड रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट। सर कमाल की बात ये है मृणाल सर कि अगर आप 1950s 1960s के इनफैक्ट टिल केशवानंदा भारती 1973 के जजमेंट देखेंगे तो सर पूरा सुप्रीम कोर्ट सिर्फ लैंड रिलेटेड केसेस कर रहा था। देखिए अगर हम लोग नॉर्मली भी देखेंगे सर, शंकरी प्रसाद केस लैंड रिलेटेड, सज्जन सिंह केस लैंड रिलेटेड, गोलकनाथ केस लैंड रिलेटेड, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लैंड रिलेटेड। तो मैंने कहा यार ये तो बात सही है। इनफैक्ट इंडिया में जो मेजॉरिटी केसेस की बात हुई थी, वो इतनी भीड़ इसलिए लगी थी क्योंकि हमारा जो मेजर लोड था, जो इनफैक्ट डिस्कशन टाइम 60s और 70s में जो इंडिया में इतनी बड़ी लिटिगेशन हुई थी, वो ज्यादातर इसलिए हुए थे क्योंकि जमीन के रिलेटेड मुद्दे थे, सारे जमीन के मुद्दे थे, इनफैक्ट सिविल लॉज ही चलते थे। तो ये सर तभी उस टाइम पर 2 बीघा जमीन, अगर आपने कभी देखी हो वो मूवी, बल्लाल सानी साहब की बड़ी सॉलिड मूवी थी, वो 2 बीघा जमीन ये सब कहां से आई? सब लैंड रिलेटेड, तभी तो लोग देखेंगे। सो मदर इंडिया, 2 बीघा जमीन, ये सारी मूवीज है। अगर आप अब हर पॉलिटी के स्टूडेंट को ये सब याद है कि आर्टिकल 31A पास किया गया, 31B बनाया गया, 9th शेड्यूल बनाया गया। 50s एंड 60s सर इसी चीज से रिलेटेड था। और ये बड़ा हैप्पी कोइंसिडेंस है, लेकिन कमाल की बात यह है, जैसे हम लोग इस क्लास में देखेंगे सर, कि ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक पैटर्न है। ये अभी आखिरी मूवी तक यही दिखेगा। सो वी आर रियली एंजॉय दिस, और आई एम श्योर कि स्टूडेंट्स को भी, लर्नर्स को बड़ा मजा आएगा ये सब करने में। यस सर। तो मित्रों शुरुआत जो होती है सबसे पहले फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और ये 9th शेड्यूल और ये सब लैंड रिलेटेड इश्यूज के साथ शुरू होता है। Then sir, the next segment was mostly about this poverty related movies of Raj Kapoor. So sir अब फिर राज कपूर साहब आए। अब राज कपूर ने 50s में आवारा, अब सर अब इसने गाना क्या गाया? इसने गाया सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, ये सच है दुनिया वालों कि हम है अनाड़ी। Now what does that actually mean? Actually इसलिए मीन कि हम लोग को वो चाल आते ही नहीं थे, ओके, जो एक कैपिटलिस्ट वर्ल्ड बनाने के लिए चाहिए। दैट इज द आइडिया सर, कि धंधा करने के लिए, कैपिटलिस्ट होने के लिए आपको शार्प होना पड़ेगा। धंधा करने के लिए आपको प्रॉफिट की तरफ जाना पड़ेगा। ये आता ही नहीं था क्योंकि हम लोग एक सोशलिस्ट बेंट ऑफ माइंड से आए थे। हमें तो ये लगा था कि स्टेट संभाल लेगा सब कुछ, और हमारा जो इनिशियल कॉन्सेप्ट था वो सारा का सारा सोशलिस्ट थॉट प्रोसेस था। तो प्लानिंग कमीशन था, आप नोटिस करें। अब प्लानिंग कमीशन क्या था सर? ये पंचवर्षीय प्रोग्राम्स कहां से आए थे? ये सब यूएसएसआर, अर्स्टवाइल यूएसएसआर में बनना स्टार्ट हुए थे, स्टालिन ने स्टार्ट किए थे। सो स्टालिन के हमें लगा कि स्टेट ही संभाल लेगा जी सब कुछ, ये तो हमको तो आए नहीं। तो इसीलिए उसने ये गाना गाना स्टार्ट किया
कि जी हमें अनाड़ी, ओके, हमारे पास पैसे ही नहीं थे। और अगर आप आवारा मूवी और अनाड़ी मूवी या उसके बाद मूवी देखेंगे तो सर उसके बाद एक और मूवी आई थी, उस मूवी का नाम था श्री 420। आप नोटिस करें सर वो पूरा पैटर्न, जी मैं आवारा हूं, मैं अनाड़ी हूं, मुझे कुछ करना नहीं आता, अब मुझे अगर मैंने पैसा कमाना है तो मुझे 420 बनना है। आई होप अ पॉइंट, यू नो दैट्स द वे। सो मेरे पास अब मेरे को 420 ही करना है, तो उन्होंने क्या कर दिया, कैपिटलिस्ट को 420 ही दिखा दी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो दिस इज द फन पार्ट ऑफ पैटर्न कि जी वरना तो अगर मेरे पास 420 ही नहीं करूंगा तो मैं पैसा नहीं कमा पाऊंगा। एंड दैट इज द सोशलिस्ट थप्पड़ टू अ कैपिटलिस्ट। और वो जमाना यही था कि जी अगर पैसा कमाना है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करना पड़ेगा। और उसी पैटर्न को ये फॉलो होता रहा 50s और 60s में। ये चला 60s में सर एक और प्रॉब्लम आ गई। 62 में चाइना वॉर हुआ एंड इंडिया को इतना बड़ा झटका कभी नहीं लगा था। कहते हैं कि इट वाज अमंग्स द बिगेस्ट मिलिट्री डिफीट, बट उससे ज्यादा सर प्रॉब्लम ये हो गई कि हमारा मोराल डाउन हो गया एज अ कंट्री। हमारा मोराल बड़ा पैथेटिकली डाउन हो गया। 1962 में ये वॉर हुआ। 1963 में पाकिस्तान ने कश्मीर का एक पार्ट शाक्सगाम वैली उठाकर चाइना को सीड कर दिया। जी। जब वो सीड कर दिया तो पाकिस्तान और चाइना दोस्त बन गए। ये इंटरनेशनल रिलेशन में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। यस। और 1964 27 मई को नेहरू जी की डेथ हो गई। जब नेहरू जी की डेथ हो गई तो वो पुराना जमाना खत्म ही हो गया, नेहरूवियन पॉलिटिक्स का जमाना खत्म ही हो गया। लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्राइम मिनिस्टर बने और ये समझदार थे इन दिस एस्पेक्ट कि इनको मालूम था कि इंडिया में फूड शॉर्टेज की जरूरत है। सो सर हम लोगों को सड़ा हुआ खाना दिया जाता था। अमेरिकन ने जो फूड फॉर पीस अग्रीमेंट, जिसे PL 480 एग्रीमेंट्स बोला जाता था सर, उनका जो रिजेक्ट माल होता था ना वो हमको भेज देते थे। नाउ जो ये सिचुएशन हुआ तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया और वो नारा था जय जवान जय किसान का। व्हाट मोस्ट पीपल डोंट नो सर कि लाल बहादुर शास्त्री जी, अगर सर आप एक फोटो स्लाइड पहले का दिखा देंगे, पहले का, तो लाल बहादुर शास्त्री जी से मनोज कुमार जी मिले थे जी। मोस्ट पीपल डोंट नो दिस। द हीरो ऑफ उपकार मनोज कुमार एक्चुअली मुलाकात किए थे लाल बहादुर शास्त्री जी से और लाल बहादुर शास्त्री जी ने उनको मोटिवेट किया था कि आप ऐसी कोई मूवी बनाओ जो देश में ये स्पिरिट को दोबारा जगाए कि हमारे जवानों को यानी कि मिलिट्री को भी मोरल हाई होना है और हमारी जो फार्मर्स है उनका भी मोरल हाई होना है। जो नारा जय जवान जय किसान का था वही नारा का मोटिवेशन बनाकर ये मूवी बनाई गई विच इज कॉल्ड एज उपकार। तो उसमें गाना था मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। सो ये क्यों था? बिकॉज वो हम लोग वो फूड शॉर्टेज का कॉन्टेक्स्ट हो गया। और उस मूवी में सर अगर आपने देखी है या फिर स्टूडेंट्स ने देखी है, उसमें मनोज कुमार इज अ फार्मर जो थोड़ी देर के बाद फौजी बन जाता है। ही वॉलंटियर्स हिमसेल्फ एज अ फाइटर, ही वॉलंटियर्स हिमसेल्फ एज अ सोल्जर। तो वो जय जब मतलब, और उस टाइम पर मनोज कुमार जी वाज अ ग्रेट हीरो, वैसे आज भी है लेकिन आई एम जस्ट सेइंग दैट। सो द पॉइंट वहां पे कि वो फिर वही मोटिवेशन हुआ। और मजेदार बात सर अब इस एंगल पे हुआ, लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई इन वेरी यू नो क्या बोल सकते हैं कंट्रोवर्शियल एनवायरनमेंट इन ताशकंद। और सर इस टाइम पर सर अब इसको क्या बोलेंगे मैं बता नहीं सकता, बट समटाइम्स इट रियली सरप्राइजेस मी। इस टाइम पर लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ के बाद 64 में 66 में उनकी डेथ हुई शायद, 67 में ये लैंडमार्क जजमेंट आई जो स्लाइड में लिखा हुआ है विच इज द गोलकनाथ केस। और गोलकनाथ केस was actually nothing else but saying कि आप पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकते जो मेरा फंडामेंटल राइट लेकर जाता है। which is what in a way वो ये बोल रहा है कि फार्मर तुम जीत गए। सर ये कितना बड़ा हैपेंस्टांस है, कितना बड़ा कोइंसिडेंस है
इट्स अ प्योर गूस बम्प मोमेंट कि ये कोइंसिडेंस है कि हम पीछे से पैटर्न ढूंढ रहे। सो इफ यू रिमेंबर सर, इससे पहले शंकरी प्रसाद फार्मर था, वो हार गया। सज्जन सिंह फार्मर था, वो हार गया। गोलकनाथ फार्मर यानी कि लैंड ओनर था, वो पार्लियामेंट से जीत गया। नाउ हाउ डू यू एक्सप्लेन ऑल दिस सर? हाउ डू यू एक्सप्लेन ऑल दिस? और कैसे मूवी ने इसको प्रेडिक्ट कर लिया? हाउ डिड उपकार मूवी प्रेडिक्ट दिस कि अब फार्मर जीतेगा? सर सुप्रीम कोर्ट थोड़ा ना मूवी देख रहा था। आई होप सुप्रीम कोर्ट ने मूवी देखकर तो नहीं फैसला किया सर, लेकिन इट वाज अ ब्यूटीफुल कोरिलेशन एंड वी गॉट व्हाट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट टाइम आईसी गोलकनाथ केस। और कहते हैं ना कि वो पूरी दुनिया ही चेंज हो गई। बोलते फंडामेंटल राइट्स आर सेक्रोसैंक्ट, व्हिच अल्टीमेटली लेड अस टू व्हाट इज कॉल्ड एज केशवानंदा भारती केस, and also the beginning of the government of मैडम इंदिरा गांधी, जो अपने आप में हमको 70s का रास्ता खोल के दिखाएंगे। यस सर। सर प्लीज, ये आपने शायद बनाया, मतलब सब पैरेलली जो आगे चलता है। और इन द 70s जब इंदिरा जी की सरकार आती है, उस जमाने की कुछ बातें। तो सर 70s में सर दो थीम बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में ज्यादातर पॉलिटी स्टूडेंट्स भी और हमारे भी ज्यादातर लोग बात नहीं करते। सर 70s में इंडिया में एक बहुत बड़ा चेंज आया, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। 1971 में अगस्त ऑफ 1971 में मैडम इंदिरा गांधी ने वो किया जो इंडिया ने इससे पहले कभी नहीं किया था। हमने नॉन अलाइनमेंट को बाय बाय कर दिया। हमने बोला हम नॉन अलाइन नहीं रहेंगे इन अ वे, ओके। और हमने यूएसएसआर के साथ स्ट्रैटेजिक अग्रीमेंट किया। तो ध्रुव ने सही मेंशन किया है, ओके, कि स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट किया। हम पहली बार सोवियत यूनियन के साथ में हो गए। सोवियत यूनियन वाज द कैप्टन ऑफ सोशलिज्म, सोशल। और इंडिया में सर सब कुछ सोशलिस्ट हो गया। 1970s was nothing else but socialism. So प्रियम्बल में जैसे आपने मेंशन किया हुआ है, सोशलिस्ट वर्ड आ गया। आर्टिकल 38 को, 39 को, 39A को, ये सबको सोशलिस्ट फीचर्स आ गया। फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट आ गया सर आर्टिकल 51A में, जो कि सिर्फ सोशलिस्ट कंट्रीज में हुआ करता था, उससे पहले किसी में नहीं होता था। और इंडिया में सबको लगा सोशलिस्ट 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 होगा, लेकिन सर सोशलिस्ट नहीं हो रहा था। वो पेपर पे सोशलिस्ट हो रहा था, लेकिन सिस्टम चरमरा गया था। और सिस्टम चरमरा ये गया था कि करप्शन बहुत हाई हो गया था। करप्शन बहुत हाई हो गया, और दूसरी साइड पे सोशलिज्म लिखा हुआ था। तो अब दोनों दुख हो गए। अब आप सर, आप इकोनॉमी के एक्सपर्ट है, मतलब देयर इज नो अथॉरिटी बेटर देन यू। मतलब ये कितनी अजीब सी प्रॉब्लम आ गई कि आपकी इकोनॉमी सोशलिस्ट हो गई है, पैसे आ नहीं रहे, डेवलपमेंट हो नहीं रही, लेकिन आपके देश में करप्शन भयंकर हो गया। नाउ व्हाट डू वी डू? एंड दैट लेड अस टू द वेलकमिंग ऑफ मिस्टर अमिताभ बच्चन। सो द नेक्स्ट स्लाइड, इफ यू नोटिस, that was Amitabh Bachchan. Yes, sir. So Amitabh Bachchan became what is called as the angry young man. उनको पूरे सिस्टम से गुस्सा हो गया कि ये क्या है यार, ये अजीब सा चीज है, तुम कमाने दे नहीं रहे हो, ओके। सोशलिस्ट के नाम पे सारे स्टेट ओन्ड रिसोर्सेज कर लिया है, और चारों तरफ करप्शन है, कहीं एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कहीं वर्कर के राइट्स नहीं है। एंड दैट इज द बिगिनिंग ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज एंग्री यंग मैन। सलीम जावेद साहब ने कहानियां लिखनी स्टार्ट कर दी, और बच्चन साहब ने शो करना स्टार्ट कर दिया एंग्री यंग मैन। पूरा सिस्टम दीवार के आसपास, ओके। दीवार में आपने मूवी देखी होगी, तो दीवार में अमिताभ जी के फादर का काम एक ट्रेड यूनियन वर्कर ने दिखाया, ओके। तो एक ट्रेड यूनियन का वर्कर है जो पहली बार ईमानदारी करने जाता है, और फिर उसको लोग वहीं के मजदूरी मार देते हैं या गुंडे मार देते हैं, और अमिताभ जी के हाथ पे लिख देते तेरा फादर चोर है, तेरा बाप चोर है। अब ये कितना बड़ा एंगर है कि मैं जब सोशलिस्ट होने जाता हूं तो कैपिटलिस्ट मुझे मार रहे। सो दैट वाज द एंटायर, ये सारी कहानी तो यही है ना सर, कि अमीर मार रहा है। अमीर इज व्हाट? कैपिटलिस्ट। कि जब मैं सोशलिस्ट होने जाता तो कैपिटलिस्ट मुझे मार रहे, और कैपिटलिस्ट को स्टेट सपोर्ट कर रहा है, ओके। सरकार उसके साथ, पुलिस उसके साथ। तो मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं ये सरकार के खिलाफ चले जाऊं, मैं गुंडा बन जाऊं।
ओके, एंड दैट इज द एंटायर कॉन्टेक्स्ट ऑफ दीवार. लेकिन दिस इज द सेम थिंग इन त्रिशूल. त्रिशूल में भी यही दिखाया कि वो गरीब आदमी है, संजीव कुमार बड़ा बिल्डर है और वो बिल्डर के खिलाफ लड़ रहा है. ओके, सेम थिंग काला पत्थर, माइंस का, धनबाद का सीन दिखाया गया कि जी कैपिटलिस्ट है, वो माइंस को डोमिनेट कर रहे हैं, मैं जाके उससे लड़ रहा हूँ. सेम है, सेम पैटर्न. अब सलीम जावेद को पॉलिटी आती हो या ना आती हो, लेकिन लड़ाई तो सर ये समाजवाद और पूंजीवाद की थी. इट वाज नथिंग एल्स बट सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट की. तो ये जितने भी डायलॉग्स थे त्रिशूल के या दीवार के, तो ये सारा का सारा ये कॉन्सेप्ट ये था. तो वो उसका बोलना जो शशि कपूर और अमिताभ के बीच में डायलॉग बाजी है सर, वो एक क्रैश कोर्स हो सकता है द चेंजिंग इकोनॉमी या चेंजिंग पॉलिटी ऑफ 70s में. वो जब बोलता है कि जी हम दोनों साथ में ही शुरू हुए थे, ओके, मेरे पास आज बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, बंगला है, तेरे पास क्या है? तो बोलता है जी मेरे पास माँ है. अब माँ तो फिर समझ ही सकते हो कि वो मदर इंडिया की बात कर रहा है, कि हाँ जी मेरे पास एथिक्स है. तो GS2 और GS3 खराब हो गया, अब GS4 पे जिंदगी काट. तो अब सिचुएशन तो ये वो चल रही है. सो ये सिचुएशन था ऑफ 1970s. सर इसके बाद आता है इमरजेंसी विच विल टेक टाइम. पर उससे पहले आपके गले को थोड़ा आराम मिले इसलिए मैं 2 स्लाइड बताना चाहूंगा विद्यार्थियों को. 69 में एक मूवी आई थी साथ हिंदुस्तानी, आई थिंक इट वाज अबाउट द लिबरेशन ऑफ गोवा. और उसके बाद मतलब उससे पहले ही 12th अमेंडमेंट एक्ट के तहत वो लिबरेशन ऑफ गोवा और गोवा को साथ में मिलाया गया था. फिर सर आपने एक बताया वो उपकार मूवी कैसे, उसके बाद ये जो जजमेंट आया गोलकनाथ केस में, सिमिलर थिंग आई सी हियर इन द गाइड मूवी. गाइड मूवी में कुछ ऐसी स्टोरी थी कि हीरोइन की मैरिज किसी और से हो चुकी है लेकिन उनका बन नहीं रहा और फिर हीरोइन बिना डाइवोर्स दिए देवानंद के साथ रहना शुरू करती. सो इन अ वे इट वाज एडल्ट्री, बट इट वाज क्रिमिनलाइज्ड एट दैट टाइम. वो तो इतने सालों बाद आजकल उसको आईपीसी कोड में डिक्रिमिनलाइज किया गया. तो दिस मूवी वाज आल्सो परहैप्स अहेड ऑफ द टाइम. एनीवे सर, तो नेक्स्ट देन वी कम टू दिस 70s और उसमें इंटरनल इमरजेंसी. राइट सर. सो सर इंटरनल इमरजेंसी के बारे में तो हम लोग एक ऐसे 24 घंटे की स्पेशल क्लास ले सकते हैं. अब मतलब इसके बारे में तो कहा ही है. सो बट द लेसर सेड बेटर. ओके, बट आजकल थोड़ा कम ही बोले. लेकिन दो इंटरनल इमरजेंसी के सिचुएशन में सर बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो बिहाइंड द कैमरा रह गई. जैसे इंटरनल इमरजेंसी में ये अब तो नोन फेस है कि मैडम इंदिरा गांधी वांटेड टू कंट्रोल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ओके, उस टाइम पर उन्होंने किशोर कुमार तक को बोल दिया था कि आप गाना नहीं गाओगे एंड ऑल दैट स्टफ एंड ऑल. एक मूवी आई थी सर, वो मूवी अगर आपने देखी होगी तो वो पूरी मूवी इंटरनल इमरजेंसी को रिफ्लेक्ट करिए. दैट मूवी इज कॉल्ड आंधी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. संजीव कुमार साहब, बिल्कुल सही आपने दिखाया. 1975 की वो मूवी एब्सोल्युटली रिफ्लेक्ट कर रही है कि इमरजेंसी का हालत क्या था. सो ये सर मतलब ये इतना अनकैनी था ना, ये इतना अनकैनी रिजेम्बलेंस है to the life and the times of internal emergency and the prime minister at that time, मैडम इंदिरा गांधी, की मतलब विश्वास नहीं होता कि ये सब कुछ हो रहा था. तो उसमें एक बहुत अच्छा सीन था. उसमें संजीव कुमार साहब जो हीरोइन है, मैं उनका नाम भूल गया उसमें, लेकिन उनका जो उनमें एक रिफ्लेक्शन बोलते हैं, वो बोलते हैं कि इस वक्त पे 14वीं का चांद बहुत सुंदर लगता है. ओके, तो वो रिप्लाई करती है, वो बोलती है कि मैं कैसे देख सकती हूँ ये चांद. ओके, मैं दिन में ये कैसे आऊंगी, मैं ये देखूंगी कैसे, हाउ डू आई सी द सीन, शोइंग द आयरनी ऑफ अ फीमेल जो वर्क कर रही है, जिनको उस टाइम पर काम करना कितना मुश्किल होता है. करियर माइंडेड वुमेन के लिए जिंदगी कितनी मुश्किल हो सकती है. ये बहुत ही खतरनाक सीन है कि एक लेडी को बाहर आकर किसी भी तरह का करियर करने में, सुचित्रा सेन, थैंक यू प्रियंवदा, सुचित्रा सेन ने ये बहुत अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट किया कि वुमेन की अभी लिबर्टी हुई नहीं है सर, इक्वालिटी हुई नहीं है, अभी सिर्फ हम पेपर पे है. राइट, वी हैव नॉट बीन एबल टू गिव देम द अपॉर्चुनिटी.
वो बाहर जाती है, उनके ऊपर 100 सवाल पूछे जाते हैं। तो यहां से सर जेंडर जस्टिस की कहानियां स्टार्ट हुई, और जैसे जेंडर जस्टिस की कहानियां स्टार्ट हुई सर, राइट, हम 80s की तरफ जाएंगे। तो आई थिंक थोड़ी स्लाइड्स आपने बनाई है जो आप शेयर करना चाहेंगे शायद। नहीं सर, आपकी जो थी उसी की थीम पे कुछ फिल्में और भी जो आई थी, रोटी कपड़ा मकान, जिसके अंदर जो डूम एंड ग्लूम सिनेरियो पॉपुलर डिस्क्वाइट था। फिर एक मूवी आई थी किस्सा कुर्सी का, जिसमें इसके बारे में सब बातें थी, ऑल्दो आई हैव नॉट सीन द मूवी, बट इट वाज समथिंग रिलेटेड टू इमरजेंसी। फिर 80s तो खैर बाद में आता है जमाना। देन सर मुझे याद आता है ये आई थिंक इन जॉनी मेरा नाम जो विलन था वो कुछ ऐसा राय बहादुर या ऐसा कुछ प्रिंसली था। फिर अभी एक मूवी आई थी कुछ सालों पहले गुलाल, उसके अंदर भी कुछ ऐसे जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं एंड तो जो रॉयल फैमिली उनका प्रीवी पर से एबॉलिश होना, और फिर एक प्रकार से कि जो उनको नेगेटिव लाइट में दिखाने की पैरेलल हमें एक कहानी मिले, वो देखते हैं। फिर सर जी अब आप आते हैं विमेन राइट्स के ऊपर। यस सर। अब ये सब विमेन राइट्स का 1980s में एक पैटर्न था। अब प्रेम रोग मूवी सर, अब मैं आपको थोड़ा सा आई जस्ट टेक 2 मिनट्स एक्स्ट्रा, और मैं थोड़ा सा इस पॉइंट को पोर्ट्रे करना चाहता हूँ। अब इसके पीछे एक बैकग्राउंड था सर। मैं राज कपूर साहब की बात कर रहा हूँ। सो आई एम अ बिग फैन ऑफ राज कपूर मूवीज बिकॉज ही रियली अंडरस्टूड द पल्स ऑफ द सोसाइटी। राज कपूर साहब की मूवीज में उन्होंने एक बहुत फेमस मूवी की थी सर, वो मूवी थी मेरा नाम जोकर। अगर आपने कभी देखी होगी तो मेरा नाम जोकर सर वाज एन अमेजिंग मूवी। इट वाज अ कल्ट मूवी। उसमें दो इंटरवल्स थे, वो इतनी लंबी हो गई थी मूवी कि वो कल्ट मूवी थी। इनफैक्ट उसमें जो बैकग्राउंड दिखाया गया, उस बैकग्राउंड में रशियन सर्कस आ रहा है, उनको मोहब्बत रशियन सर्कस से होती है एंड सो ऑन सो फोर्थ। उस मूवी में पहली बार ना सर राज कपूर साहब ने वुमेन सेंट्रिक मूवी बनाई। अब बहुत सारे लोगों को लगता है मेरा नाम जोकर वुमेन सेंट्रिक कैसे है। सर वो जोकर इसलिए बनता है क्योंकि वो जोकर जो है वो अपनी मम्मी की गरीबी दूर करने के लिए करता है। फिर जवानी में वो एक रशियन सर्कस जो ट्रेपीज आर्टिस्ट होता है उससे मोहब्बत कर बैठता है, लेकिन वो मना करती है सर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मना करती है तो वो मना हो जाता है। नो मीन्स नो, यू नो दैट्स द पॉइंट हियर। नो मीन्स नो, वो मना कर देता है। फिर वो और बड़ा होता है, फिर उसको एक और हीरोइन मिलती है, वजंती माला मिलती है। वजंती माला भी बोलती है नहीं मैं किसी और से शादी करूंगी। नो मीन्स नो। लेकिन सर कमाल बात है कि ये मूवी 1970s की थी, और सर जनता एक्सेप्ट नहीं कर पाई ये बात कि ये कैसा हीरो है यार, ये कैसे नो मीन्स नो कैसे कर रहा है। ये मूवी पिट गई, ये मूवी फ्लॉप हो गई। इतनी बड़ी फ्लॉप हुई कि राज कपूर कभी रिकवर नहीं कर पाया फाइनेंशियली। नाउ व्हेन राज कपूर वेंट इनटू 80s में उसको ये बात समझ में आ गई कि मैंने वो मूवी बना तो दी थी सर, लेकिन थोड़ा पहले बना दी थी, राइट। उसने सेम कॉन्सेप्ट वुमेन एम्पावरमेंट का उसने ये प्रेम रोग में दिखाया, और प्रेम रोग में उसने पद्मिनी कोल्हापुरी को एक फ्यूडल फैमिली में दिखाया। एक फ्यूडल फैमिली, एक जमींदार परिवार जहां पर विधवा को बहुत गंदी नजर से देखा जाता है, जहां पर विडो रीमैरिज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जब विडो रीमैरिज का कॉन्सेप्ट नहीं है तो हीरो प्रोटैगनिस्ट ऋषि कपूर उसका साथ देता है, और सारा का सारा चेंज होने लगता है। और यहां से सर सारे एक्ट्स आने लग गए। वेरी सर आपने एप्टली दिखाया, द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, हिंदू वुमेन्स विडोज रीमैरिज एक्ट को अमेंड किया गया, 51 कैपिटल ए सब क्लॉज ई जो फंडामेंटल ड्यूटीज में वुमेन्स डेरोगेटरी जो था वो सारा का सारा कॉन्टेक्स्ट हुआ, वो लड़ता है सर। लेकिन मजेदार बात जो इस मूवी में, आपको इस मूवी को देखकर नहीं पता चलेगा कि लीड में कौन है, ऋषि कपूर है कि पद्मिनी कोल्हापुरी है, बिकॉज द मूवी रिवॉल्व्ड अराउंड विमेन। नो, इट वाज द मूवी रिवॉल्व्ड अराउंड विमेन, एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि ऋषि कपूर एक्चुअली बेटा था राज कपूर का, लेकिन उसने उसको लीड नहीं करवाया सर, उसने लीड पद्मिनी कोल्हापुरी को कराया। एंड द शो वाज कि ये विमेन एम्पावरमेंट हुआ। अब सर इस टाइम पे मैं कंटेम्पररी थोड़ा सा सीन बदलना चाहता हूं, एंड इफ यू
अलाउ मी तो मैं आपको सिर्फ 2 मिनट और लूंगा सर। इस टाइम पर एक और ग्रुप ऑफ मूवीज चल रही थी, वो चल रही थी यश चोपड़ा की। यश चोपड़ा वाज अ बिग डायरेक्टर, दीवार उसकी मूवी थी, ओके, सिलसिला उसने बनाई थी। लेकिन एक के बाद एक यश चोपड़ा की 80s में मूवीज पिटने लग गई, और उसको समझ में वो आया जो राज कपूर को 1-2 साल पहले आ चुका था कि अब विमेन विल लीड, एंड ही मेड चांदनी। चांदनी वाज दैट मूवी जिसमें हीरोइन वाज द लीड। सर 2 बड़े जायंट एक्टर्स थे, विनोद खन्ना एंड ऋषि कपूर, लेकिन हीरोइन was Chandani. The movie was Chandani. The movie was श्रीदेवी's movie. तो उस मूवी में पहली बार ये हुआ सर, आमतौर पे ऐसा होता था कि एक हीरो है, 2 हीरोइन है, हीरो के पास चॉइस है। यहां पर पहली बार ये हुआ कि एक हीरोइन है, 2 हीरो है, और उसके पास चॉइस है। सो द एंटायर थिंग चेंज्ड एंड वी वेंट इनटू विमेन्स एम्पावरमेंट। सो सर देखिए यहां पर 2-3 चीजें हो रही है। 80s में मैडम इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर, और जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो हमारे सामने है, दैट इज शाह बानो केस। सर पूरा सिस्टम गिरा है। एक वुमेन के मैट्रिमोनियल राइट्स के लिए, मेंटेनेंस के राइट्स के लिए पूरा सिस्टम को चेंज करना पड़ा। हजारों साल के प्रथाएं बदली ऑन शाह बानो। तो 80s के क्या जमाने थे सर? सर शाह बानो केस, मैडम इंदिरा गांधी, मूवीज उसमें जा रही है, सारे सिस्टम्स उसमें जा रहे, एवरीथिंग इज चेंजिंग अराउंड वुमेन। सो वुमेन एम्पावरमेंट बिकेम नॉर्मल। और सर 80s का जो जनरेशन है उनको ये बात मालूम होगी, स्पोर्ट्स स्टार में मुझे जो नाम याद था, मैंने जब स्पोर्ट्स देखा था तो मुझे सिर्फ पीटी उषा याद थी जी, मुझे सिर्फ पीटी उषा याद थी। उस टाइम पे पीटी उषा के सिवाय और किसी का नाम किसी को याद नहीं रहता था। इट वाज द टाइम्स ऑफ पीटी उषा। हम लोग उनका ही नाम लेते थे। सुप्रीम कोर्ट की सबसे लैंडमार्क जजमेंट शाह बानो केस, उसके बाद डेनियल लतीफी केस, सारे के सारे उसी से एस्पेक्ट चल रहा था। सो 80s को भी कितनी अच्छी तरह से मूवीज ने रिफ्लेक्ट किया था, राइट। और इसके एंड में से वो मूवी आ गई थी जिसने कभी नहीं सोचा था जो हम करेंगे, जिसका बाय चांस मैंने फोटो नहीं डाली, वो थी लम्हे। लम्हे में जी लम्हे, यस। अच्छा आपने डाली होगी सर, ओके। सो लम्हे मूवी में यही तो दिखा दिया, श्रीदेवी चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, वो कॉल लेगी कि मैं किससे शादी करूंगा। सर ये कितना बड़ा, मतलब आज ये कितना नॉर्मल है। आज हाउ नॉर्मल इज दिस, कि आज एक लेडी अपने आप डिसाइड कर सकती है। ओके, आज तो हादिया केस आ गया, राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस। सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट 2019 के यूपीएससी केस में पूछी गई। लेकिन इमेजिन, हैट्स ऑफ टू यश चोपड़ा एंड बॉलीवुड, उन्होंने 15 साल पहले ये प्रेडिक्ट कर लिया था कि ये दिन आएगा। और ये अगर एक हैपेंस्टेंस है, ये कोइंसिडेंस है, तो जी सदके, बट सॉलिड कोइंसिडेंस है सर। सर इवन इन लम्हे आई थिंक वो स्टोरी ऐसी थी कि अनिल कपूर श्रीदेवी को प्यार करते हैं, पर श्रीदेवी किसी और से शादी करना चाहती है, एंड शी सेज नो, और अनिल कपूर एक्सेप्ट करता है कि नो मींस नो। मतलब कबीर सिंह टाइप का नहीं था ये। करेक्ट सर। विमेन एम्पावरमेंट की आई थिंक कबीर सिंह थोड़ा सा हमारे पूरे फॉर्मूला के खिलाफ जा रहे हैं एक्चुअली। एब्सोल्युटली सर, बाकी सब ठीक है, बट आई थिंक ओके सर जस्ट अ मिनट, एक स्लाइड अच्छी थी इसमें, बहुत सारी मूवी की इधर उधर पोस्टर कुछ मैंने डाले थे, तो आप देख लीजिए प्लीज। अलाउ मी अ मोमेंट प्लीज। शायद वो स्लाइड मुझे डालनी रह गई। असल में कुछ ऐसा हो रहा था कि उसी टाइम पे आई थिंक इन 72 किरण बेदी जी आईपीएस बनती है, करेक्ट। और उसके बाद 80s में कोई मूवी आती है अंधा कानून वगैरह, उसमें हेमा मालिनी भी पुलिस ऑफिसर का रोल करती है। yes. उसके बाद 90s में मूवी आती है फूल बने अंगारे, जिसमें रेखा जी भी आईपीएस ऑफिसर बाद में बनती है, रजनीकांत वाज हर हस्बैंड। तो धीरे धीरे इवन इन द मूवीज वी कैन सी दैट
जो महिलाएं हैं उनको पुलिस वाले कैरेक्टर में दिखाना शुरू किया जाता है सर। करेक्ट, यस। इसके बाद का जमाना तो कुछ करप्शन रिलेटेड मूवीज बनती है, बॉफोर स्कैंडल एंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इन 8080 और जाने भी दो यारो। सो दोज वर सम ऑफ द मूवीज। एक्चुअली सर ये आपने बहुत ही अच्छी चॉइस ली है। ये कोइंसिडेंटली जाने भी दो यारो अपने आप में उस टाइम के सिस्टमिक करप्शन पे बहुत मैसिव पैरोडी बनाई थी इन्होंने। इट वाज अ वेरी हार्ड हिटिंग मूवी। बिल्डर्स, माफिया और कैसे गड़बड़ियां होती है, इट वाज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मूवी। तो ये कोइंसिडेंटली आपने डाला, इट वाज अ वेरी वेरी नाइस मूवी। और मीडिया का रोल है स्पेशली, तो ये सर हम लोगों ने मीडिया वगैरह का इन्फ्लुएंस आते हुए बहुत टाइम बाद देखा सर, लेकिन ये पहले से हो रहा था। इमेजिन, कुंदन शाह ने बहुत पहले मूवी दिखा दी थी। सो दिस वाज अ वेरी ब्यूटीफुल, और हंसते हंसाते पता दिया लोगों। सर प्रॉब्लम क्या होता है, द फन पार्ट इज, आई एम सॉरी, मैं इतनी मूवीज के अंदर इन्वॉल्व होके देख लेता हूँ कि मैं ना सर थोड़ा सा इस बारे में, आई एम जस्ट टेकिंग जस्ट 30 सेकंड्स एक्स्ट्रा। हम लोग को है ना बॉलीवुड बहुत स्टाइल से बताता है, हमको ना वो हंसाते हुए बता देता है या फिर कुछ और एस्पेक्ट में बता देता है, लेकिन उस एस्पेक्ट में हम लोग ये बात को भूल जाते हैं कि एक जो भी डायरेक्टर या स्क्रिप्ट राइटर लिख रहा होगा तो उसके पास कोई ना कोई थीम तो होगी। अगर वो अच्छी मूवी होगी, आपको यूजलेस ही मूवी होगी तो इसका तो कोई नाम नहीं। जैसे सिलसिला जो थी वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बता रही थी, लेकिन उस मूवी में एंड क्या होता है? उस मूवी में एंड ये होता है कि अमिताभ बच्चन अपनी वाइफ के पास दोबारा जाता है और बोलता है कि आज के बाद यही सच है कि तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूं, यही सच है, बाकी सब झूठ। सो विच एक्चुअली सेड कि यू नो ग्लोरीफाइंग द सोशल स्ट्रक्चर। सो दिस इज सच अ ब्यूटिफुल वे ऑफ शोइंग कि हमारे सिस्टम को ग्लोरीफाई किया गया। सो दिस इज द एंटायर थिंग विद दिस। सो थैंकफुली आपने ये जाने भी दो यारो किया, which was actually one of those classical movies. Oh wow, what a movie! अर्ध सत्य जो करप्शन पे थी, एंड Exactly. देन मोर मूवीज केम लाइक दिस, आखिरी रास्ता, अंधा कानून। आई थिंक Yes. वो कुछ एक ही केस में दो बार सजा नहीं हो सकती, डबल जॉपर्डी और समथिंग, वो Double अमरीश Jeopardy. पुरी Yes. को मार देता है। Exactly. Yes. So and the legal system पे सवाल उठना, okay, and then people taking law into their system, all of that was this. Actually, sir, मेरे जो सीनियर है जिनके साथ मैं प्रैक्टिस कर रहा था, मैं उनका नाम इस टाइम पे क्या लूं, तो वो मुझे तब भी बोलते थे कि 80s में ही है ना, द क्रिमिनल लॉ सिस्टम शुड हैव बीन मॉडिफाइड। अगर तब थोड़ा फास्ट कर लेते ना तो इतना पेंडिंग केसेस ना आते। तो वो उस टाइम रिफ्लेक्ट हो रहा था। So in movie से reflect हो रहा था, there was a mockery of this part, justice delayed is justice denied. So that is it. सर ये आकांक्षित ने बहुत अच्छा मूवी दिखाया, which was extra marital affair पे अर्थ, which was Mahesh Bhatt's movie. Again showing the power of a woman. Okay, so very nice, Akanshit, you really put it. It was very nice, important. So I hope sir learners भी इस टाइम पर आप लोग भी कंट्रीब्यूट करो, यू नो, यू आल्सो कंट्रीब्यूट, ताकि यू गेट इनटू द रिफ्लेक्शन कि क्या हम लोग बात कर रहे हैं सर। फिर सर एक मूवी, हालांकि वो इतनी हिट नहीं हो पाई, मैं आजाद हूँ, जिसमें बिग बी मतलब अन्ना हजारे जैसा कुछ कर रहे हैं सब एक्टिविज्म, और उसी पैरेलल बहुत सारे लोग दल बदलू पार्टियां हैं, और उससे पहले कि एंटी डिफेक्शन के लिए अमेंडमेंट होता है 85 में। यस, ये बिल्कुल बहुत अच्छा मूवी है सर ये, और आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये एक्चुअली वो पॉलिटिकल ड्रामा और क्या तमाशा होता है एंटी डिफेक्शन का, कितने बाजू कितने सर गिन ले दुश्मन ध्यान से, ये वही गाना था। तो वेरी करेक्टली दिस पार्ट वाज दिस। सो बहुत अच्छी तरह से ये रिफ्लेक्शन किया गया था, तो वेरी करेक्ट सर, और आपने बिल्कुल सही इसके साथ कनेक्शन किया, 52nd अमेंडमेंट ऑफ 85। यस, एंड देन सर बिफोर मित्रों हम लोग 90s में जाए, 89 में क्या हो रहा है, गोविंदा की डेब्यू होती है, सलमान खान की भी डेब्यू होती है 88 और 86 में। मतलब वी आर सीइंग यंग ब्लड, फ्रेश ब्लड, न्यू पीपल। और ये वही समय है जब 89 में 61 अमेंडमेंट में वोटिंग की एज को 21 से डिक्रीज करके 18 किया गया। करेक्ट सर आजकल कुछ और बातें भी चल रही है कि जो एमपी एमएलए या राज्यसभा के हैं उनको जो भी चुनाव लड़ने के लिए
ज्यादा उम्र होनी चाहिए उसको भी कम करके कुछ 18 किया जाए, एंड देन देयर वर सम डिबेट्स. हाँ सर, यू जस्ट डोंट नो पॉसिबल एनीथिंग इज हैपनिंग, बट यस इट्स पॉसिबल. यस सर. सर 90s में हम जाएं उससे पहले लर्नर्स ये जानना चाहते हैं कि आपके आने वाले कौन कौन से कोर्सेज हैं. जी सर, 90s की शुरुआत में तो कुछ मूवी जो बन रही थी, राइट्स, टेररिज्म, बॉम्ब ब्लास्ट, ये रोजा, बॉम्बे, सलीम लंगड़े पे मत रोक. यस सर. एंड देन फिर सर ग्लोबलाइजेशन और ये पूरा एलपीजी रिफॉर्म्स का पैरेलल जमाना चलता है. बिल्कुल सर. सर 90s का शुरुआत एज अ पॉलिटी स्टूडेंट सब लोग 1991 से स्टार्ट करते हैं. सर 1991 में वो इवेंट हुआ जो इकोनॉमी की दुनिया में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कहलाया, और हमारी दुनिया में द न्यू लिबरल मूवमेंट ऑफ इंडिया समझाया गया. तो ये एक तरह से इंडिया में वो स्टार्ट हो गया जो न्यू लिबरलिज्म था. दैट वाज रूलिंग बैक द स्टेट. नॉजिक का कॉन्सेप्ट ओके यहाँ से आया कि अब स्टेट को थोड़ा पीछे हट जाना चाहिए. बहुत हो गया वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट, और अब स्टेट को पीछे हटाओ और फ्री मार्केट, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कर रहे. सो दिस इज द एंटायर कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यू लिबरलिज्म. अब सर इसको मूवीज में देखिए. इस दौरान शाहरुख खान कम्स ऑन द स्क्रीन, ओके, और शाहरुख खान ने पूरा का पूरा स्टोरी चेंज कर दी. राइट. शाहरुख खान थोड़े शुरुआत के तो कुछ साल इंडिया में दिखा ही नहीं. वो हीरो इंडिया में रहता ही नहीं था. जितनी जल्दी हो जाता था वो लंदन पहुंच जाता था, जितनी जल्दी हो जाता था वो अमेरिका पहुंच जाता था, वो एनआरआई बन जाता था. तो वो स्टार्टिंग में जाता. वो उसको हार्ट की पेशेंट की बीमारी है, वो न्यूयॉर्क पहुंचा हुआ है. उसको किरण से किरण करना है, वो स्विट्जरलैंड में जाके उसको पीछे पड़ रहा है. ओके. और उसको सिमरन के पास को रोमांस करना है तो वो लंदन जा रहा है, वो लंदन से यहाँ आ रहा है. एवरीथिंग चेंज, क्योंकि ये एक अलग ही दुनिया चली गई. कभी खुशी कभी गम. इंडिया का ड्रामा था. ओके. इंडिया में मम्मी की रिस्पेक्ट करनी है कि नहीं, पापा की रिस्पेक्ट, ये सारा ड्रामा हो लंदन में रहा है. लेकिन एवरीथिंग इज हैपनिंग इन लंदन. परदेश मूवी है, उसमें देश तो दिखाया ही नहीं सर, पर ही दिखाया. ओके. सुभाष घई ने, क्योंकि सब कुछ अमेरिका में ही हो रहा था. सो द पॉइंट वाज कि देश तो था नहीं. सो एवरीबॉडी वाज हैपनिंग. वहां पे बैठ के वो इंडिया की तारीफ कर रहे, लेकिन इंडिया नहीं आ रहे. केवल लास्ट सीन इंडिया में होता था. ओके. सो ये क्या हो रहा था, वी वर ट्राइंग टू अट्रैक्ट द एनआरआई, द एक्सपैट्रिएट्स, और हमारी सारी पॉलिसीज यही थी. अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन में देखें, सो इट वाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, रादर लुक ईस्ट पॉलिसी था, लिबरलाइजेशन था, हम ओपन अप कर रहे थे, हम लोग एक्सपैट्रिएट्स को. इंडिया अमेरिका के साथ 1995 से डील करना स्टार्ट कर गया था, हमारे डिफेंस एग्रीमेंट्स होने स्टार्ट हो गए थे. ओके. सो हम ये बात समझ में आने लग गया था कि अब ये वक्त खुल गया. एंड द मूवीज रिफ्लेक्टेड इट सो ब्यूटीफुली. सर ये जितने सीन हमको दिख रहे, जितनी फोटोग्राफ्स हमको दिख रही है, इसको ये सब इंडियंस और इंडियन कल्चर को दिखाया जा रहा है, लेकिन बैकग्राउंड सारा का सारा अमेरिका या इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया या कनाडा है. सो दिस वाज द एंटायर कॉन्टेक्स्ट. हमें टूरिज्म समझ में आ गया, हमें फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू समझ में आ गई, बिकॉज 1991 से पहले हमें वो झटका लग चुका था. सर आप तो इकोनॉमी में आप पता है, जब चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर को हमारा गोल्ड पॉन ऑफ करना पड़ गया था. सो वी डिड नॉट वांट टू सी दैट बैड डे. सर इस केस में एक चीज और हो गई, एक बार भी शाहरुख खान रशिया नहीं गया. यस सर, राइट. मतलब सोशलिज्म से हम दूर हैं. वो यूएसएसआर नहीं गया सर, वो लंदन गया, ओके, कनाडा गया, ऑस्ट्रेलिया गया, अमेरिका गया, लेकिन वो रशिया नहीं गया. लेकिन राज कपूर रशिया गया था सर. राज कपूर बोला मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. तो राज कपूर रशिया गया. राज कपूर का मेरा नाम जोकर में रशियन सरकार आई. ओके. लेकिन ये रशिया नहीं गया भाई. तो अगर हम शाहरुख खान साहब को पूछे कि सर रशिया क्यों नहीं गए, तो बोले भाई कैसे जाएंगे, उसकी इकोनॉमी पस्त थी. ओके. वो अभी अभी कोलैप्स हुआ था, वो हमारे एब्सोल्यूट हमारे कॉन्सेप्ट में फिट नहीं आ रहा था. एज इन हमारी फॉरेन पॉलिसी में we were trying to get out of that Russia thing towards west. So imagine
कि हमारे डायरेक्टर्स को समझ में आ गया था। इमेजिन, जो हम फॉरेन पॉलिसी में पढ़ाते हैं, हमारे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स को सब समझ में आ रहा था। सो दिस इज द एंटायर ब्यूटी ऑफ लिबरलाइजेशन। और सर इसके साथ साथ बहुत कुछ और चेंज हो गया। हमारा फैशन सेंस चेंज हो गया। हमें ये समझ में आ गया कि क्लोथिंग, हमारी ड्रेसिंग, हमारी लैंग्वेज इंग्लिश, हमारे स्टूडेंट्स बाहर ट्रैवल होने लगे। थोड़े टाइम के बाद PIO, पर्सन्स ऑफ इंडिपेंडेंट ओरिजिन और इंडियन ओरिजिन, इनको प्रमोट किया गया। all of that was inserted in this part, sir. जी सर, आपने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली बताया कि कैसे 1991 में इकोनॉमी और पॉलिटी दोनों की अंदर ये न्यू लिबरल पैराडाइम आ रहे थे। पैरेलली सर मैं ये देखता हूँ कि टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ द 90s कैपिटलिज्म से भी आगे बढ़ते हैं तो क्रोनी कैपिटलिज्म थोड़ा और दिखने को मिलता है। देयर वाज अ मूवी लहू के दो रंग, उसमें चीज ऐसी थी कि एक गॉडमैन या कल्ट लीडर ही इज कॉलिंग द शॉट्स ऑफ एवरीथिंग पॉलिटिक्स वगैरह। और ये वही समय था जब एक वो थे तांत्रिक चंद्रस्वामी, उनके खिलाफ वो सब हवाला और सब कुछ केस चल रहे थे कि हाउ ही वाज हैविंग सम प्रॉक्सिमिटी विद नरसिम्हा राव एंड थिंग्स लाइक दैट। पैरेलली थोड़ा ग्रास रूट लेवल टाइप की पॉलिटिक्स भी देखे तो लेट 90s में आती है मूवी शूल कि जिसके अंदर ये बूथ कैप्चरिंग और कैसे पॉलिटिकल करप्शन और कैसे पुलिस को दबाया जा रहा है, ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर को। हालांकि आजकल वो बूथ कैप्चरिंग तो थोड़ा मुश्किल हो जाए बिकॉज ऑफ दिस EVM एंड VVPAT, बट दैट वाज अ सीन। फिर एक ये फूल बने अंगारे मूवी थी। फिर मुझे एक मूवी याद आती है खुद्दार। खुद्दार मूवी में कुछ ऐसा था कि हीरो गोविंदा का ब्रदर ही ब्लू फिल्म का नेटवर्क चलाता है, केबल माफिया है। और वो ऐसा ही समय 94-95 कि जब केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट आता है और साथ ही साथ वो विमेन के रिलेटेड जो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, हालांकि वो मेरे ख्याल से लेट 80s में बनता है। थोड़ा आज फास्ट फॉरवर्ड करके देखे तो शायद केबल टीवी नेटवर्क पे तो थोड़ी हमने सेंसिबिलिटी फिर भी बनाने की कोशिश की, लेकिन अब वो सारे प्रॉब्लम्स OTT प्लेटफॉर्म पे आ जाए, इशू ऑफ ऑब्सेनिटी एंड एवरीथिंग। तब इसका गदर 2 बना है तो खुद्दार 2 बनेगा कि नहीं, हालांकि उसके ब्रदर को तो गोविंदा ने खुद ही मार दिया। तब नेक्स्ट मूवी में कौन माफिया नेटवर्क चाहे OTT का, वो देखना है। फिर ये वाली स्लाइड में पहले दिखाना चाहता था। 72 में किरण बेदी जी IPS ऑफिसर बनती है। फिर अंधा कानून में हेमा मालिनी इज शोन एज पुलिस ऑफिसर। 1991 में रेखा बिकम्स IPS। मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ फीमेल पुलिस लीड्स। आजकल OTT के जमाने में तो बहुत सारे इतने सारे शोज आते हैं जिसमें महिला डिटेक्टिव है, लॉयर है वगैरह, बट एट दैट टाइम दोज पावरफुल फीमेल लीड रोल्स वेर फ्यू एंड फार इन बिटवीन। करेक्ट। इसके बाद अब हालांकि अब जो सीरियस चर्चा आगे होती है वो सर दिस बैंडिट क्वीन एंड कास्ट इश्यूज एंड विमेन। करेक्ट सर। तो ये सर फिर से एक बहुत हार्ड हिटिंग मूवी थी बैंडिट क्वीन। एक्चुअली आई डोंट, ये जनरेशन शायद नहीं जानेगी जो हमारे लर्नर्स थे, लेकिन व्हाइल आई वाज ग्रोइंग अप, मतलब बच्चे के मुंह पे जुबान पर फूलन देवी वर्ड सबको मालूम था, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमें स्टोरी नहीं पता थी इन डिटेल। लेकिन हम लोगों को बैंडिट क्वीन यानी कि फूलन देवी की कहानी ऐसे जैसे फोकलोर होता है ना, अर्बन लेजेंड के बारे में ऐसे बात चल रही होती थी कि फूलन देवी क्या है। बहुत बाद में हमको रियलाइज हुआ कि दिस इज द क्लासिकल केस ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड वुमेन डिस्क्रिमिनेशन एंड जेंडर इनजस्टिस इन सर्टेन एरियाज जहां पर ये सब कुछ हो रहा था। एंड शेखर कपूर ने जब ये मूवी बनाई तो विच इज अ वेरी ब्रेव मूवी। शेखर कपूर इज अ लेजेंडरी डायरेक्टर एंड उन्होंने उससे पहले ऐसी मूवी मासूम बनाई थी, मिस्टर इंडिया बनाई थी। नोबडी एक्सपेक्टेड कि वो इतना बड़ा डिविएशन करके वो ये मूवी दिखाएंगे। एंड सर अगर हमने ये मूवी देखी होगी, he did not hold back any punch। उन्होंने पूरी मूवी दिखाई है, मतलब इन द ट्रूएस्ट सेंस वो मूवी दिखाई गई और मतलब होश उड़ा दिया गया। मतलब आई बिलीव मी यू सर, मैं वो मूवी पूरी तरह से देख नहीं पाया। मैं मतलब 3/4 ऑफ द मूवी के बाद मैं उठ गया था, मतलब इतना मेरे को वो हो गया था कि ये क्या हो रहा है। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू वॉच। और उसको अगर हम लोग अपने पॉलिटी से वो करें तो आर्टिकल 14 लाइक करेक्टली सेड द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कितना क्लियरली उसमें दिख रहा था कि ये वायलेशन हो रहा है। Similarly, Article 15, no citizen shall be discriminated on the basis of race, religion, caste, sex. Article 17, untouchability, casteism, 51, subclause E,
और बहुत बड़ा द अमेंडमेंट विच वाज द SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट ऑफ 89, जो कि पहले प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट के अगेंस्ट था। सो ये बहुत ही बड़ा पता। एंड देन ऑफ कोर्स हु कैन फॉरगेट द राइट कमिंग ऑफ मंडल कमीशन, एंड देन द एंटायर सागा ऑफ इंदिरा सानी केसेस एंड सो ऑन सो forth. So India woke up to the reality of discrimination in the truest sense. So this is very important of understanding caste discrimination, and sir very important on this. Sir, like correctly आपने सब show किया है। 73rd amendment, women को 33% reservation, भंवरी देवी का ये जो केस विशाखा वाला था which was very similar on the lines, जिसकी वजह से पॉश एक्ट बना, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस एक्ट बना at a later stage, and then of course for fundamental duties. So बहुत सारी चीजें सर, जब बाबा साहेब से पूछा गया था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था और बाबा साहेब से पूछा गया था कि हम लोग लीगल डॉक्यूमेंट बना रहे कि सोशल डॉक्यूमेंट बना रहे, तो बाबा साहेब के खुद के वर्ड्स थे कि वी आर मेकिंग अ सोशल डॉक्यूमेंट बट राइटिंग इट इन लीगल लैंग्वेज, राइट? तो इट इज द एंटायर, वी आर राइटिंग अ सोशल डॉक्यूमेंट। और बाबा साहेब के खुद के वर्ड्स ये थे दैट we will not, if we don't achieve social democracy, one day people will lose faith in political democracy. What a beautiful line, sir. क्या amazing thought process था, क्या vision था बाबा साहेब का। He saw कि यार हम लोग को social democracy लाना है, finally aim is social democracy, means political democracy हो सकता है, लेकिन final aim is social democracy, and if social democracy does not come soon in the correct time, then people will lose faith कि हम वोटिंग किसके लिए करें। अगर हम सेम चीज को एनसीईआरटी में वो कांता वाली स्टोरी जो थी वो यही थी सर। सो द स्टोरी यहाँ पर यही थी कि थैंकफुली इंडिया वोक अप कि बहुत हो गया जी प्रोसीजरल फॉर्मल जस्टिस करना, वी हैव टू अचीव इट, अब विमेन एम्पावरमेंट का टाइम आ गया। सो दिस इज द एंटायर कॉन्टेक्स्ट ऑफ दीज मूवीज। एंड मजेदार बात थी सर कि आज भी सर हम लोग पब्लिक मीडिया में, आप और मैं बात कर रहे हैं, आज इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, ये बातें खोल के बात करने में अभी भी हिचकिचाहट होती है। नो, अभी भी बिकॉज इन द ट्रूएस्ट सेंस इससे बात करना मुश्किल है, बट शेखर कपूर मेड इट, शेखर कपूर मेड इट इन 90s क्लियर वर्ड्स में, विदाउट फियर, विदाउट फेवर। सो वेरी इंप्रेसिव सर। जी सर, तो मित्रों यहाँ तक हमने बात करी 90s की। 90s में जैसे सर ने बताए थीम्स, एलपीजी रिफॉर्म्स, न्यू लिबरलिज्म चल रहा है, पैरेलली ये करप्शन, क्रोनी कैपिटलिज्म, इश्यूज रिलेटेड टू विमेन, मंडल कमीशन, पॉलिटिकल ये लैंडस्केप था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 2000s में। शुरुआत में जो मूवी आती है जैसे कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, जिसमें डायस्पोरा और एनआरआई लाइफ दिखाई गई है, और उसके कुछ समय बाद 2005 में वो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया वगैरह के नए कानून और आयाम बनते हैं। उसके बाद बहुत सारी ऐसी मूवी आती है कि जहाँ पर वापस से स्वदेश की बात शुरू होती है सर। यस, सो सर एज द मूवी सेड, शाहरुख खान ने थैंकफुली वही गया हुआ था ऑस्ट्रेलिया, वही गया हुआ था लंदन, वही गया था अमेरिका, वही वापस आया। ओके, हमने बोला भाई तू आ गया, बोला हाँ आ गया, बहुत हो गया। ओके, अब पूरा हमने मूवीज देख लिया, बाहर का हमने पिक्चर हिट करा दिया, वापस लाएंगे। तो शाहरुख भाई वापस आए, शाहरुख भाई के साथ आमिर जी भी वापस आए, उन्होंने भी इंडिया को हाई स्टीम में दिखाया। भुवन ने मैच जीता, पूरे इंडिया को लगा कि हमने इंग्लैंड को बदला ले लिया। ओके, सो दैट वाज इट। सो यहाँ पर सर द फेथ ऑफ इंडिया, द नेशनलिस्ट स्पिरिट राइज होने लगे। और सर ये किसके साथ मैच कर रहा था सर? ये मैच कर रहा था वाजपेयी जी की उस बड़े फैसले से जो 1998 में हम लोगों ने सेकंड पोखरण कर लिया था। Yes. इंडिया ने इतना जिगर दिखा दिया था कि हमें मालूम था कि हमने न्यूक्लियर ब्लास्ट किया, हमें मालूम था कि हम करेंगे और ये लोग सैंक्शन लगाएंगे। वी न्यू इट, वी न्यू अमेरिका सैंक्शन लगाएगा, लेकिन फिर भी हम कर गए। नो, दिस वाज सेइंग कि अब इंडिया नहीं रुकने वाला। कांधार हुआ, राइट, हमारा कारगिल हुआ सर। अमेरिकन आर्मी के मेरे पास बहुत सारे ऐसे, क्योंकि बिकॉज कमिंग फ्रॉम अ डिफेंस फैमिली, मेरे पास ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स है कि अमेरिकन को 100% लगा था कि कारगिल गया हाथ से। इट इज एन इम्पॉसिबल मिलिट्री ऑपरेशन, इट इज मिलिट्री ऑपरेशन गॉन, इट्स नहीं जीत सकते। और इंडिया ने ऑपरेशन विजय, कारगिल विजय में हम लोगों ने कर दिखाया कि पाकिस्तान को समझ में नहीं आया ये लोग कर कैसे गए,
What does this bring back? This brings back the faith in India, the power of India, the rising India. हमने पैसा कमा लिया सर. एक बहुत अच्छा आपके साथ ही अब थैंकफुली हम दोनों ही कर रहे. वो कहते हैं ना सर, इकोनॉमी फीड्स पॉलिटी, पॉलिटी फीड्स इकोनॉमी. yes sir. सो क्योंकि हम अब इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कर रहे थे और हो रहा था, हमें कॉन्फिडेंस आ गया, हमारी पॉलिटी में भी स्ट्रेंथ आ गई, और पॉलिटी स्ट्रॉन्ग हो रही थी तो हमारी इकोनॉमी भी बढ़ने लग गई. सो इट स्टार्टेड ईटिंग इनटू ईच अदर. ओके, इट स्टार्टेड ईटिंग ईच अदर एंड इट स्टार्टेड डोमिनेटिंग. एंड इंडिया आज कॉन्फिडेंटली दिखाने लग गया कि देखो जी, सारे इंजीनियर्स हम बनाते हैं, हमारी वजह से नासा चलता है, हमारी वजह से तुम्हारा सब कुछ चलता है, ले हम जब मर्जी वापस आके इंडिया में भी डेवलपमेंट कर सकते हैं. बहुत हो गई तुम्हारी नौकरी, हम खुद करेंगे, which was स्वदेश. So this was the power, this was confidence coming back. एक देश में कॉन्फिडेंस आता है जब उसके पास पॉलिटी और इकोनॉमी एक दूसरे में रमजम जाती है. सो वो इसलिए मैं बहुत सारे लर्नर्स को बोलता भी हूँ कि इकोनॉमी और पॉलिटी साथ में पढ़ा करो, मैच हो जाता है. सेम थिंग आई एडवाइज स्टूडेंट्स कि आप जब भी यूपीएससी की तैयारी चालू करो, पॉलिटी और इकोनॉमी पहले खत्म करो, so you can understand and appreciate the newspapers, particularly newspaper columns in a better way. जी सर. उसके बाद का जो जमाना 21st सेंचुरी, जेन जी, सर उसमें भी अब अलग किस्म की मूवीज बन रही है. यस सर. अब सर जेन जी के पास सर वो क्या होता है ना, जब खाने को पैसे नहीं होते ना तो हर प्रॉब्लम सिर्फ भूख पे खत्म हो जाती है. तो मेरे दादाजी मुझे बोलते थे कि बेटा तुम्हारे दुखों का ना कुछ अलग ही बात है. हम जब पार्टीशन से आए थे तो हमारे पास खाने को पैसे नहीं थे, तो जब भूख की लड़ाई होती है तो आदमी बड़ी बड़ी बातें नहीं सोच पाता. तो वो बोलते ना, खाली पेट भजन ना होवे, वही वाला सीन है. ये सीन भी ऐसे ही था. जेन जी जब आया तब तक इंडिया का सो कॉल्ड बुरा समय जो हमने देखा था, जो गुर्बत का समय था, जो डिफिकल्टी का समय था, वो सारा का सारा पीछे छूट चुका था. शाहरुख खान आ चुके थे, ओके, इंडिया वापस आ चुके थे, टेक्नोलॉजी हमारे पास आ चुकी थी, इंडिया न्यूक्लियर पावर बन चुका था, और इंडिया की इकोनॉमी हो चुकी थी, अमेरिका हमारे साथ एग्रीमेंट कर चुका था. अब वो टाइम आ गया था कि उन सब प्रॉब्लम्स को निपटा जाए जो सो कॉल्ड वेस्टर्न प्रॉब्लम्स थी. एक जमाने में बड़े लोगों की प्रॉब्लम होती है सर, वो अमीरों की प्रॉब्लम थी. तो वो जो अमेरिकन प्रॉब्लम थी, अब वो टाइम था. तो मतलब उनमें से कोई भी प्रॉब्लम कम या ज्यादा नहीं है सर, ये हर प्रॉब्लम उतनी ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर एक का वक्त आता है. yes, आज वक्त आया, उड़ता पंजाब में ड्रग्स को दिखाया गया. सर किसी ने सोचा नहीं था कि नारकोटिक्स को दिखाने के लिए इतना हार्ड हिटिंग मूवी दिखाया जाएगा. और फिर नील बट्टे सन्नाटा, इट वाज, वैसे तो ये सब यूपीएससी एस्पिरेंट्स है, नील बट्टे सन्नाटा देखनी चाहिए, बिकॉज इसमें एक गरीब महिला का स्ट्रगल दिखाया गया कि कैसे वो अपनी बेटी को एक आईएएस ऑफिसर बनाती है. सो ये बहुत ही खूबसूरत मूवी है. और छपाक, जिसमें एसिड अटैक्स एंड ऑल दैट स्टफ को दिखाया गया. और सर कमाल की बात जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी ना सर, आप इन मूवीज में देखोगे, इनमें जो लीड हीरोइंस थी वो टॉप हीरोइंस है. ये कोई आर्ट मूवी नहीं है सर, ये टॉप हीरोइंस है. आलिया भट्ट है इसमें, दीपिका है. ये इन द लीग मूवीज है, ये प्योर आउट एंड आउट कमर्शियल मूवी. ये ऐसा नहीं था कि सर आपको भी ढूंढना नहीं पड़ा होगा या मैं भी ढूंढ नहीं रहा हूं. ये टॉप कमर्शियल स्टार्स है who command crores of rupees for their fees. और मतलब ये इसका मतलब यही था ना सर कि the producer, the director was so confident कि ये पिक्चर चलेगी, मेरा पैसा तो आ ही जाएगा. right, मतलब there is an audience to this movie ना sir. yes, there are people who are watch on this part. so ये सोच के ये मूवीज बनाई गई, ऐसे नहीं बनाया गया कि ये डॉक्यूमेंट्री है. it's not a documentary movie on this part. so that was the confidence of this movie. और hard arts हुआ है. और then comes, my god, the sexual orientation के मामले सर, चाहे वो मार्गरेटा विद स्ट्रॉ है, फायर सर बहुत वे बैक आई थी, अर्ली 2000s में आई थी. तब शबाना आजमी सर, शबाना आजमी इज अ लेजेंड इन एक्टिंग. और वो मूवी सर जब मैंने पहली बार देखी थी तो आई कुडंट बिलीव कि आई एम सीइंग दिस ऑन स्क्रीन, कि ये कितना जिगर चाहिए ये मूवी को बताना कि समथिंग दैट हैज बीन हिडन बिहाइंड द सेम सेक्स मैरिजेस,
द लेस्बियन गे राइट्स, उनको दिखा दिया गया। सिमिलरली माय ब्रदर निखिल, यू नो, होमोसेक्सुअलिटी, एड्स की बीमारी, एंड नाउ लुक एट नालसा केस। नालसा केस, नवतेज सिंह जौहर केस, सर ये कैसे हो गया? मतलब इमेजिन व्हाट अ ब्यूटीफुल मूवी सर, व्हाट अ करेक्ट मूवी टू शो राइट नाउ। नास फाउंडेशन, सुरेश कुमार कौशल केस, यू नो, आधार जजमेंट केस, पुट्टास्वामी, नालसा केस, ट्रांसजेंडर के राइट्स, और इनफैक्ट अभी थोड़ा देर रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में जो आर्गुमेंट चल रही थी सेम सेक्स मैरिज की, सर नॉट अ सिंगल लॉयर, राइट, नॉट अ सिंगल लॉयर could go against the fact कि ये आज नहीं तो कल एक्सेप्ट हो ही जाएगा। Probably आज नहीं होगा, लेकिन आज नहीं तो कल ये एक्सेप्ट हो ही जाएगा। So this was amazing, sir. Where have we come from? हम एक वो टाइम से यहाँ पर आ रहे हैं जहां पर वुमेन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, जहां पर हम लोगों ने इतने सारे प्रेम रोग मूवीज देखी, और आज मतलब सर राज कपूर वुड हैव बीन वेरी प्राउड टुडे। इमेजिन दिस पार्ट कि जो शुरुआत वहां से की गई, यू नो, या फॉर दैट मैटर इवन मदर इंडिया, कि जहां नरगिस को फर्स्ट हीरोइन बनाया गया, राइट, आज हम लोग वहां आ गए कि वी विल नॉट माइंड watching a completely LGBT movie, which is the truth of the matter. So beautiful evolution of this country and beautiful evolution of our society has been shown so very well, sir. Sir. Yes, sir. उसके बाद सर जो मूवीज आती हैं, those dealing with the violence against women in workplace, Yes, sir. and domestic violence वगैरह के लिए, सर। Exactly, sir. अब जैसे the protection of women from domestic violence है, DV Act जिसे बोला जाता है, 2005 में आया। सर मतलब कितना हार्ड है। इनफैक्ट यू नो, थप्पड़ मूवी क्लासिकली डीवी एक्ट की एडवर्टाइजमेंट है, ओके, या फिर उसका एग्जाम्पल है कि कैसे कैसे सर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट था। हाउ डू यू शो कि यू नो एक वुमेन को राइट है, ऑल्दो ये थोड़ा सा ओवर द टॉप चला गया था इस मूवी में, थोड़ा सा ये मूवी ओवर द टॉप चली गई थी, ओके, लेकिन एटलीस्ट वो मैटर वो रखा गया था, राइट, कि यार दिस शुड नॉट। एक सर इसमें एक और मूवी थी विच वाज पिंक, वो शायद मैंने उसकी फोटो नहीं डाली, ओके, यस सर, वो थोड़ी आगे एक, अच्छा मैंने पिंक डाला उसमें, हाँ सर, ये थैंकफुली। सो ये पिंक मूवी में जो अमिताभ साहब का जो लास्ट था लाइन, नो मीन्स नो, सर ये मतलब क्या स्ट्राइक था ये, मतलब ये विमेन राइट्स के लिए इट इज अ मोस्ट अमेजिंग स्लोगन दैट दे गेव, और उसी की वजह से पॉक्सो, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट, और यू नो द डेथ पनिशमेंट, निर्भया केस के बाद जो चेंजेस लाई गए लॉ में, द ऑल ऑफ दैट, एंड सोशल मीडिया ने कितना सपोर्ट किया हैशटैग मी टू कैंपेन में, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बहुत साल हो गए सर हम जेंडर जस्टिस की बात कर रहे थे, अब टाइम आ गया हम जेंडर जस्टिस को इम्प्लीमेंट करें। इक्वालिटी इज नॉट ओनली गोइंग टू बी ऑन पेपर बट आल्सो इन प्रैक्टिस। सर आप बता रहे थे दिस प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, मुझे याद आती है एक मूवी थी अग्नि साक्षी, समवेयर इन द 90s, जहां नाना पाटेकर वाज प्लेइंग द रोल ऑफ अ अब्यूजिव हस्बैंड, मेरे ख्याल से उसकी वाइफ मनीषा कोइराला, एंड देन उसमें उसको मार देना पड़े, मतलब कोर्ट वाज नॉट देयर, मतलब जो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोर्ट इज गिविंग द जस्टिस, उस जमाने में द थीम ऑफ द मूवी वाज डिफरेंट। तो पैरेलली और भी चीजें चल रही हैं कि नाउ द अगेन रिसर्जेंस ऑफ दिस सम एट्रोसिटीज अगेंस्ट द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब, एंड फिर अब ये नए दौर की मूवीज आती हैं जैसे आर्टिकल 15। यस, सो आर्टिकल 15 तो सर नाम से उन्होंने पता ही दिया, अगेन शोइंग द ट्रुथ। मतलब सर ये वाली बात है ना सर, द वर्क ऑफ द नेशन इज नेवर कंप्लीट, अभी हमें करना बाकी है, काम बाकी है, देयर आर मेनी थिंग। अभी बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं जिनको सिर्फ लॉ से नहीं होगा, जब तक आप उनको बोलोगे नहीं। वो कहते हैं ना सर, द फर्स्ट थिंग ऑफ इंप्रूविंग अ प्रॉब्लम इज फर्स्ट नोटिसिंग दैट इट्स हैपनिंग। सो दीस मूवीज हैव द गट्स टू शो इट, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो this is coming up, and thankfully the government is also waking up in a way,
कि we are bringing in some laws, we are changing the policies, we are trying to improve the environment, reservation, and whatever policy is required. I am always in support of things कि ये जो बाबा साहब ने स्टार्ट किया था वो सोशल जस्टिस की कहानी, वो हमें खत्म करनी पड़ेगी. वन और द अदर डे ये एजेंडा पूरा होना पड़ेगा. वी हैव टू गो एंड टेक स्टेप्स वन बाय वन, एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सर. सो आर्टिकल 15 में वही सब ऐसी, ओ वाओ सर, व्हाट अ मूवी है सर. So Masaan is again, so premarital sex and media का क्या influence है. This is an amazing movie, and I think every learner should watch this movie. This was an amazing movie. So it is a very nice thing on कि अभी भी so youth को क्या problem आ रहा है, privacy में क्या issue है, caste का क्या problem है. They've shown it so matter. And sir आपने कितना correctly बोला कि सुप्रीम, सर मैंने अभी recently एक केस किया, और उस केस में थैंकफुली आई वाज ऑन द राइट साइड ऑफ द लॉ, इन द सेंस उस केस में सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई हमारे फेवर में, और उसमें यही पर यह है कि लिव इन रिलेशनशिप वाले को भी मेंटेनेंस देना पड़ेगा. यस सर. तो दिस आई जस्ट आर्ग्यूड अभी 3-4 दिन पहले आई गॉट अ जजमेंट इन माय फेवर, एंड लिव इन, मैंने सिर्फ यही बात प्रूव की है कि लिव इन रिलेशनशिप है, एंड वी हैव डन इट सो ब्यूटीफुली. And I'm very proud to say that I utilized Supreme Court की judgments on this part, and it was very nicely, very neatly done. So I think India has woken up, sir. India has really, really woken up, and हमारा judiciary is responding exactly. हमारे law is on the correct sense. I'm very, very proud कि ये judgment आज से 15 साल पहले आ ही नहीं सकती थी. Yes. आ ही नहीं सकती थी. मतलब there would have been nothing. It's just not possible. So we've done amazingly well on this part, sir. मित्रों, हम लोग अपने सेशन के एंड पार्ट तक पहुंचे हैं, अराउंड 10-15 मिनट्स मोर. बाद का समय जो आता है उसमें हम देखते हैं कि बीच में जो आप जानते हैं 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की सरकार बनती है, उससे थोड़ा पहले का आप समय याद करो कि अन्ना हजारे जी का आंदोलन चल रहा था, लोकपाल चाहिए हमें. पैरेलली उस वक्त 2-3 फिल्में आई थी, हालांकि फ्लॉप रही तो शायद आपको याद ना हो. एक था मटरू की बिजली का मंडोला, रांझना. उन दोनों के अंदर कुछ सीन ऐसा चलता है कि कुछ पॉलिटिशियंस लैंड एक्विजिशन करना चाहते हैं, करप्शन चल रहा है, और उनके सामने ये लोग लड़ाई करते हैं, कुछ आंदोलन में जुड़ जाते हैं, सत्याग्रह करते हैं, लोकपाल टाइप ऑफ थिंग्स. और पैरेलली एक मूवी थी पीपली लाइव, दैट वाज अबाउट द फार्मर सुसाइड, और कैसे मीडिया उसको पूरा स्पेक्टेकल बना देता है. सर एग्जैक्टली सर, पीपली लाइव स्पेशली सर, वो मीडिया को, मैं वही बोल रहा हूँ सर, ये मूवीज दिखाते हैं एज ए एंटरटेनमेंट होता है, लेकिन जो अंडरलाइन मैसेज होता है वो बड़ा स्ट्रांग होता है. सर एक बहुत पहले एक जो जैसे जाने भी दो यारो था, वो भी मूवी सेम ही चीज दिखा रहा था, जो आपने दिखाई थी. इट वाज अ वेरी, एज आई सेड, अमंगस्ट दोस फेवरेट मूवीज जो उस टाइम दिखा. लेकिन क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है? नहीं हुई है. वो पीपली लाइव में दिख गया कि नहीं हुई है जी, वो प्रॉब्लम आज भी वैसे के वैसे ही है. वी हैव टू इंप्रूव अपॉन दिस पार्ट. इट्स अ वेरी, मेरे ख्याल से क्या होता है सर, जब आप पब्लिक ओपिनियन अपनी तरफ करना जा रहे हो, हम पब्लिक को एक बार बुला लेते हैं. ओके, जैसे सर रंग दे बसंती मूवी थी, रंग दे बसंती मूवी, नो वन किल्ड जेसिका, all of that movie. Okay, if you see रंग दे बसंती सर, MiG-21 के क्रैशेस को उन्होंने दिखाया. और सर सिंस आई हैव लॉस्ट 2 फैमिली मेंबर्स, मेरे चाचा का, मेरे सगे चाचा का प्लेन क्रैश 71 वॉर में हुआ था. ओके, सो एंड आई लॉस्ट हिम. ओके, उनका प्लेन क्रैश हुआ, एंड दैट वाज अ MiG अगेन. सो मतलब जब मेरे फैमिली वो देख रहे थे, तो वी स्टार्टेड क्राइंग. No, we actually started crying watching that movie. The point is क्योंकि चाचा याद आ गए. Okay, तो मुझे अर्जुन चाचा की याद आ गई कि यार चाचू चले गए थे यार, उनका भी प्लेन क्रैश हुआ था. So ऐसे वो जब पब्लिक को पता चल जाता है, okay, so the government responds. और देखिए सर आज यही हो गया, आज MiG-21 को वॉकआउट करा दिया गया, फेज आउट करा दिया गया. So मेरे ख्याल से we should all be very positively looking at the system. India is on the direction of progress. India is in the direction of improvement. The governments are improving. The judiciary is responding. सर कोई भी देश अचानक रातों रात तो सुधरता नहीं है, धीरे धीरे सुधरेगा. बट मूवीज आर रिफ्लेक्टिंग इट. मेरा ये बात मानना है. आई ऑलवेज बिलीव, आई हैव अ फर्म फेथ इन द आइडिया ऑफ इंडिया
एंड आई एम वेरी फर्मली शोइंग कि द यूथ जो इस टाइम पे वॉच कर रहे, जो लर्नर्स एस्पिरेंट्स इस टाइम वॉच कर रहे, सो ये जो देख रहे हैं, दे शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सिर्फ क्रिटिसाइज ना किया जाए, सिर्फ डरा ना जाए, सिर्फ ये ना बोला जाए कि क्या गलत है. लेट्स स्टार्ट टेकिंग अ पॉजिटिव स्टेप. एंड वो एक गाना था ना सर, वो भी बॉलीवुड का है, तो वी विल एंड एट दैट टॉपिक सर. आई थिंक पॉजिटिव वही है कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के. सो आई थिंक जो भी गलतियां हम लोगों ने की होगी, उन्होंने भी की होगी. So all of these things are so much improvement. So I guess I think we should be, and हमारे सर वो कहते हैं ना सर, हमारा एजेंडा सॉल्व हो गया होगा मृणाल सर और मेरा, कि हम ये बात को शो कर पा रहे हैं कि मूवीज रिफ्लेक्ट द सोसाइटी. मूवीज कैन बी कनेक्टेड टू पॉलिटी, मूवीज कैन बी कनेक्टेड टू इकोनॉमी, कैन बी कनेक्टेड टू जुडिशियल डिसीजंस, बिकॉज वो एक्चुअली हमारे प्रतिबिंब है, हमारे रिफ्लेक्शन है सर. यस सर. कुछ और थोड़ी बहुत मूवीज की हम, क्योंकि स्लाइड बनाई है तो देख ही लेते हैं सर, विद योर परमिशन. मतलब अरे प्लीज, माय ऑनर सर, प्लीज. एक मूवी आती तारे ज़मीं पे, और वो तो आप सब विद्यार्थी मित्रों को पता होगा कैसे उसे डिसलेक्सिया या ऐसी कोई समस्या है, और पैरेलली जो पॉलिसी बनती है फॉर राइट्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज, और उससे पहले ये राइट टू एजुकेशन एक्ट बनता है, वगैरह चीजें चली. सर इस पे आप कुछ और प्रकाश डालें. बिल्कुल सर. इस पे इनफैक्ट आपने जो दिखाया सर, मुझे बहुत अच्छा लगा. कुछ स्टूडेंट्स ने फटाफट 3 इडियट्स भी दिखाई. ओके, उन्होंने 3 इडियट्स भी. 3 इडियट्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्शन ऑफ द चैलेंज जो आजकल के बच्चे फेस कर रहे हैं, जो प्रेशर होता है पढ़ाई का. ओके, और आजकल आप देख रहे हैं कि बच्चों का सुसाइड एंड प्रेशर एंड ऑल दैट स्टफ को कितनी अच्छे तरह तारे जमीन पर ने कितने अच्छे तरह से हैंडल किया था. डिसलेक्सिया का जो मेंटल था आज सर, अभी आई एम श्योर कि सबको पता ही है. सो द अदर डे आई वाज इन कोर्ट सर, दिल्ली हाई कोर्ट में मैं आर्ग्यू कर रहा था. तो मेरा मैटर नहीं था, किसी और का मैटर था, बट मैं आई जस्ट ओवरहर्ड. मैं उसको बारे में पढ़ नहीं पाया, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ था इंश्योरेंस एजेंसीज को कि वो इंश्योरेंस अवेलेबल कराएंगे टू पीपल विद मेंटल एंड फिजिकल डिसेबिलिटीज. सो सर मतलब आप समझ सर क्या प्रोएक्टिव जुडिशरी हुई पड़ी है, क्या मतलब एक्टिविज्म चल रहा है कि गलत नहीं होने देंगे जी, कुछ मर्जी हो जाएगा, हम करने नहीं गलत देंगे. सो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और मेरी इस क्लास के माध्यम से एक रिक्वेस्ट है टू ऑल लर्नर्स एंड ऑल यूथ ओवर हियर जो ये देख रहे हैं, बेटा तुम लोगों को के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं. ऑलराइट, तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं. नाउ वेक अप. अब मस्ती मजाक में जिंदगी मत काटो, ढीले मत बनो. अब तुम्हें एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बना है, द नेक्स्ट सुपर पावर तुमने इंडिया को बनाना है. सो नाउ वेक अप. ओके, अब ढीली बातें मत करो. ओके, बेकार की बातों में ध्यान मत लगाओ. ओके, टाइम पास मत करो. वेक अप नाउ. ओके, सो वेक अप नाउ. राइट. और जैसे बोलते हैं ना सर कि धीरूभाई अंबानी ने बहुत स्ट्रगल किया तो मुकेश अंबानी को प्लेटफॉर्म मिला. लेकिन अनंत अंबानी की अब जिम्मेदारी है कि वो इसको और ऊपर लेकर जाए. उसकी अब उसको जिम्मेदारी मिली है. लोगों को लगता है उसको विरासत मिली है, मेरे ख्याल से उसको जिम्मेदारी मिली है. सो मेरे ख्याल से एवरीथिंग इज और सर व्हाट अ मूवी यू शोड सर, अमेजिंग. सर आप जो बता रहे थे उसी को मैं जोड़ रहा था कि शुरुआत में आपने जो बताया, शुरुआती समय में जैसे राज कपूर, सोशलिज्म और यूएसएसआर की सब बात चल रही है, फिर ये एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद शाहरुख खान जा रहे हैं अमेरिका की तरफ, एंड देन वी आर बैक टू गांधी जी, मतलब go back to villages and cottage industry and everything, and then there is movie this इसका एंडिंग एकदम सर, इसका एंडिंग एकदम सोशलिस्ट था, गांधीयन स्वराज था एक्चुअली. what a very nice वो जो मूवी था, अमेजिंग मूवी सर. यस सर. सर आखिरी 2 स्लाइड्स बच रहे हैं, तो एक तो सर आपने ये जो बनाया था कि आजकल गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स है, मैसेजेस है, उसको पहुंचाने के लिए भी कुछ मूवीज बनती है जैसे सर. अब देखिए अक्षय कुमार मतलब सुपरस्टार इन हिज ओन राइट्स, अमंग्स द टॉप 3-4 एक्टर्स. और अपनी ही मेरे ख्याल से सर इनमें से 1-2 मूवी इनके खुद के प्रोडक्शन हाउस की है. टू मेक अ मूवी लाइक पैडमैन एंड टॉयलेट, ओके, वुमेन सैनिटेशन एंड वुमेन हाइजीन एंड सैनिटेशन, इज इट नॉट एग्जैक्टली मैचिंग स्वच्छ भारत कैंपेन सर? एग्जैक्टली मैचिंग, नॉट हियर नॉट देयर. सो वही सारी बातें अचानक कमिंग अप.
सर मतलब आप सोच सकते सर कि 1960s में 50s में 70s में कोई टॉयलेट मूवी बना देता. Can you even imagine this happening? It's just not possible. ना आप सोचो कि अमिताभ बच्चन साहब, विनोद खन्ना साहब, धर्मेंद्र 70s में जब शोले चल रही थी और शान चल रही थी, कोई टॉयलेट बना देता सर, उसका मतलब अनबिलीवेबल हो जाती, सो यही हम लोग सब पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं कि जिंदगी में सही या गलत नहीं होता, टाइम स्पेस एक्सेस होता है. एक टाइम एक स्पेस एक्सेस होता है. यूएसए में सर जो आपने अभी मूवी आपने एक बताई थी, मैं नाम भूल गया, मैं फिर से भूल गया, जिसमें नाना पाटेकर साहब का आपने नाम जिक्र किया था. वो सर अग्नि साक्षी, हाँ. मनीषा कोइराला या अब्यूजिव हस्बैंड. एक मूवी अगर आप देखेंगे ना सर, एक हॉलीवुड में मूवी है स्लीपिंग विद द एनिमी. जी सर अग्नि साक्षी स्लीपिंग विद द एनिमी का फिगर बाय फिगर, वर्ड बाय वर्ड कॉपी है. ओके, इट इज एग्जैक्टली कॉपी. मतलब ना इधर तो उन्होंने कोई सीन भी नहीं चेंज किया, वो कंप्लीटली रीमेक है. लेकिन स्लीपिंग विद द एनिमी अग्नि साक्षी से 10 साल 15 साल पहले बनी थी. क्यों सर? क्योंकि अमेरिका हैड ऑलरेडी वोकन अप. राइट, यस, अमेरिका हैड ऑलरेडी वोकन अप. हमने 10 साल के बाद उस चीज को पहचाना. सो राइट एंड रॉन्ग कुछ नहीं होता, टाइम स्पेस एक्सेस होता है. सो टॉयलेट और पैडमैन 70s में रेलेवेंट हो जाती, आज वही रेलेवेंट हो गई. सर एक मूवी और आई थी सुई धागा, अनुष्का शर्मा और वो वरुण धवन, एंड आई थिंक इट वाज हैविंग सम मैसेज अबाउट दिस मेक इन इंडिया, कि खुद ही आप एंटरप्रेन्योरशिप करो, अपना स्टार्टअप या कुछ ये सब एमएसएमई कंपनी बनाइए. यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सर. देन सर लास्ट स्लाइड अबाउट दिस न्यू जॉनर ऑफ मूवीज, जहाँ पर ऑफ कोर्स एलओसी और बॉर्डर वगैरह, अपन आजकल ये जो मूवी उरी बनती है, शेरशाह बनती है, देन रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370. करेक्ट. सो दिस इज समथिंग, ये हम सबके हार्ट को टच है. इंडिया में एक चीज कभी भी कम नहीं होगी, और भगवान ना करे कभी कम हो. दैट इज वी ऑलवेज आर ग्रेटफुल टू द मेन एंड वुमेन जो बॉर्डर पे या हमारे देश के लिए हमारी रक्षा करते हैं. वी आर ऑलवेज, इंडिया गेट्स यूनाइटेड एवरी टाइम हम पर किसी ने आंख उठा के देखी है. सो वी फाइट फॉर देम एंड दे फाइट फॉर अस. हम लोग जय हिंद बेसिस पे हमारे सोल्जर्स होते हैं. So again, as I said, I come from a defense family. मैं बड़े फकर से बोल सकता हूँ ये बात. I'm very very proud of every man that we've lost in our family. एक टाइम ऐसा हो गया था हमारी फैमिली में men ही नहीं रहे थे, तो एक पूरी generation we had given up, okay, on this part. So the situation was on this part, एक generation चली गई थी. But एक को आज हम proudly notice करते हैं, हम realize करते हैं. जब कैप्टन विक्रम बत्रा की डेथ हुई थी, जो क्या डेथ तो क्या बोलेंगे, मतलब दैट्स नॉट अ करेक्ट वर्ड, बट व्हेन वी लॉस्ट हिम इन एक्शन, तो 7 जुलाई 1999 था सर वो. ओके, जी सर, मेरे को तारीख याद है. ओके, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. सो वो दिन सर चुभा जाता है, यू आर अंडरस्टैंडिंग सर, वो दिन चुभा जाता है, हम रोने लग जाते हैं. सो क्या वो टाइम नहीं आया सर कि हम लोग अपने यूथ को मोटिवेट करें कि this is the most honorable vocation, on the most honorable profession that we should be remembering. I am very very proud to say कि हमारी गवर्नमेंट ने उस दिन रिस्पॉन्ड किया जिस दिन हमारी इज्जत की बात थी, कि जब पुरी और पुलवामा अटैक हो गया था, तो आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ आवर गवर्नमेंट कि उन्होंने उसी टाइम सर्जिकल स्ट्राइक का एक्शन लिया. इट शोड आवर एनिमी कि ये इंडियन आर्मी है. ओके, जब हमें करना होगा तो हम घुस के मारेंगे. सो ये न्यू इंडिया का कॉन्फिडेंस है सर. ये बालाकोट अटैक आसान नहीं है सर. आज बड़ी बड़ी एडवांस एयरफोर्सेस भी दूसरे कंट्री के अंदर जाके नहीं अटैक कर पाती. हमने रशिया यूक्रेन वॉर देखा है. ओके, सो बड़ी बड़ी एयरफोर्सेस भी दूसरे कंट्री के एयर डिफेंसेस को भेद नहीं पाती. हमने भेदा सर. ओके, और हम जाकर अटैक करके आए, विच इज बिग, which is huge. और ये बातें हमारे अंदर वो प्राइड लाती है सर. जब एक कंट्री प्राइड में आ जाती है ना सर, फिर वो कंट्री नहीं रुकती. जब एक कंट्री का सेल्फ एस्टीम ठीक हो जाता है ना सर, फिर वो कंट्री बहुत आगे चली जाती है. सो आई थिंक दिस इज व्हाट न्यू इंडिया इज.